हेलो स्टूडेंट्स, आपका चैप्टर चल रहा है न्यूटन के गति के नियम। न्यू चैप्टर है आपका ये न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। तुम क्या कह रहे थे? मैं बोलने में देखिए, बल वह धक्का या खिंचाव है जो किसी वस्तु की विराम अथवा गति की अवस्था में परिवर्तन करने का प्रयत्न करता है। ठीक है, कोई वस्तु अगर विराम अवस्था में है तो उसका क्या है, उसको धक्का देकर या फिर उसको क्या है, उसकी अवस्था को परिवर्तन कर देंगे, या फिर कोई वस्तु गति की अवस्था में है तो उसकी गति को क्या है, परिवर्तन कर देगा। ये हमारा क्या है, बल है। बल दो प्रकार के होते हैं, संतुलित बल और असंतुलित बल। देखिए, संतुलित बल, जब किसी वस्तु पर कई बल एक साथ कार्य कर रहे हों तथा उनका परिणामी बल शून्य हो तो उन बलों को संतुलित बल कहते हैं। ठीक है, उनका परिणामी क्या है, शून्य हो। एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। रस्सी खींचने वाले खेल में जब दो टीम रस्सी को बराबर बल से अपनी ओर खींचते हैं तो रस्सी तथा दोनों टीमें अपने स्थानों पर स्थिर रहते हैं। इस स्थिति में दोनों टीमें द्वारा रस्सी पर लगाया गया बल संतुलित बल कहलाता है। ठीक है, ये कोई रस्सी है, ये बीच में यहाँ पर इसका मिडिल पॉइंट मान देते हैं। एक टीम इधर है, एक टीम इधर है, इसको क्या है, बराबर फोर्स से दोनों तरफ खींच रहे हैं तो क्या है, रस्सी वैसी की वैसी वहीं पर बनी रहेगी क्योंकि दोनों क्या है, अपनी तरफ बराबर फोर्स लगा कर खींच रहे हैं। इसे हम कहेंगे संतुलित बल। असंतुलित बल, देखिए, जब वस्तु पर लगे बलों का परिणामी बल शून्य ना हो तब उन बलों को असंतुलित बल कहते हैं। एग्जाम्पल देखिए, उसी रस्सी वाले खेल में देखिए, रस्सी खींचने वाले खेल में यदि एक टीम दूसरी टीम से शक्तिशाली है तो वह रस्सी को उस दुर्बल टीम को अपनी ओर खींच लेती है। इस अवस्था में रस्सी पर लगा बल असंतुलित बल कहलाता है। देखिए, रस्सी का खेल में ये है, एक टीम ये है, एक टीम ये है। अगर ये कमज़ोर है और ये वाली टीम क्या है, ये टीम ई है, ये बी है। बी अगर ज़्यादा स्ट्रांग है ए से, तब क्या है, तब ये वाली टीम जो स्ट्रांग है ये इस वाली ए वाली टीम को अपनी ओर खींच लेगी। ठीक है, ये हमारा असंतुलित बल है। आइए देखिए न्यूटन के गति के नियम। प्रथम नियम है इसमें आपका, यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वह विराम अवस्था में ही रहेगी, और यदि वो एक समान वेग से सीधी रेखा में चल रही है तो वो वैसे ही चलती रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल लगाकर उसकी वर्तमान अवस्था में परिवर्तन ना किया जाए। इसे जड़त्व का नियम भी कहते हैं। इसमें क्या है, अगर कोई वस्तु विरामावस्था में है तो विरामावस्था में ही रहेगी, या किसी सीधी रेखा में गति कर रही है तो उसी वेग से गति करती रहेगी। कब तक, जब तक कि उस पर कोई बाहर से कोई बल ना लगा दिया जाए। दूसरा नियम है इसमें आपका, किसी वस्तु पर लगाया गया बल उस वस्तु के द्रव्यमान तथा वस्तु में बल की दिशा में उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, ये किसी वस्तु पर लगाया गया बल है, या उसका द्रव्यमान है, ए उसका क्या है, उसकी दिशा में उत्पन्न त्वरण है, तो इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन को हम फोर्स कहते हैं। यह हमारा दूसरा नियम है। तीसरा नियम है इसमें, प्रत्येक क्रिया के बराबर परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। ठीक है, जितनी क्रिया कर रहे हैं उसी के बराबर होगी परंतु अपोजिट डायरेक्शन में होगी, उसी को हम कहते हैं तीसरा नियम। क्रिया बल बराबर माइनस प्रतिक्रिया बल, माइनस का साइन विपरीत डायरेक्शन के लिए लगाया गया है। फॉर एग्जाम्पल, नाव से किनारे पर कूदना। जब नाव से क्या है, किनारे पर कूदना, नाव से क्या है, किनारे पर कूदते हैं तो नाव क्या है, नाव को पैर से पीछे की ओर धक्का लगता है और कूदते क्या है, आगे की ओर। ठीक है, तो क्या हो गया, विपरीत क्रिया हो गई, अपोजिट डायरेक्शन में आगे की ओर। इधर ये किनारा है, ये नाव है, यहाँ से जब इधर कूद रहे हैं तब क्या हुआ, नाव को पीछे की ओर धक्का लगता है, तो इसमें क्या है, विपरीत क्रिया हो रही है। बंदूक से गोली चलाने पर चलाने वाला पीछे की ओर को धक्का लगता है। जैसे गोली चलाते हैं तो जो चला रहा होता है इंसान गोली, वो पीछे की ओर हो जाता है, मतलब विपरीत दिशा डायरेक्शन में प्रतिक्रिया हो रही है। आगे है आपका संवेग। किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को वस्तु का संवेग कहते हैं। इसे p से प्रदर्शित करते हैं। यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान m तथा वेग b हो तो p = होगा mb, किलोमीटर पर सेकंड स्क्वायर। न्यूटन सेकंड भी कहते हैं इसे। रेखीय संवेग संरक्षण का नियम आ गया आपका। माना दो कणों के द्रव्यमान क्रम से m1 व m2 है, कोणों के संवेग p1 व p2 है, तब निकाय का कुल संवेग p = होगा p1 + p2। माना कणों पर कार्यरत बल जो है वो f1 व f2 है, तो सूक्ष्म समांतराल डेल्टा t में संवेग परिवर्तन डेल्टा p1 व डेल्टा p2 होंगे।
तब डेल्टा पी इज इक्वल टू डेल्टा P1 प्लस डेल्टा P2, इसको संवेग परिवर्तन कर रहे हैं टाइम के साथ, तो अपन में क्या आएगा डेल्टा P अपॉन डेल्टा T इज इक्वल टू डेल्टा P1 अपॉन डेल्टा T प्लस डेल्टा P2 अपॉन डेल्टा T। डेल्टा T जो है वो क्या है, अति सूक्ष्म है, टाइम बहुत सूक्ष्म है, ये पहले ही कह दिया गया है। तो इसको क्या है, हम डेल को जो है डी में भी लिख सकते हैं इस टाइप से, dp1 अपॉन dpt इक्वल टू dp1 अपॉन dt प्लस dp2 अपॉन dt, परंतु dp1 अपॉन dt जो है ये हमारा f1 है और dp2 अपॉन d2 क्या है, हमारा f2 है। ठीक है, तो dp1 अपॉन dp, ये dp अपॉन dt इक्वल टू कितना होगा, f1 प्लस f2 हो जाएगा। उन दोनों की जगह ये यहाँ पर से पुट कर दिया है हमने, तो ये हो गया f1 प्लस f2 हो गया है। माना f1 क्या है, f एक्सटर्नल प्लस f1 इंटरनल, जो बाहर से फोर्स लगाया गया है और जो इनका इंटरनल फोर्स है, तो f2 इज इक्वल टू f2 एक्सटर्नल प्लस f2 इंटरनल, पुट इन इक्वेशन सेकंड। ये f1 और f2 की वैल्यू जो है हमने ये यहाँ पर ये जो dp अपॉन dt लिखा था इसमें पुट कर दिया है हमने। अब यहाँ पर पुट करेंगे तो ये दोनों यहाँ पर पुट हो गया है, यहाँ एंड यहाँ, तो dp अपॉन dt इक्वल टू हो गया, एक्सटर्नल वालों को एक साथ लिखेंगे और इंटरनल वालों को एक साथ लिखेंगे। ठीक है, इनको एक एक साथ करके लिख दिया है हमने। तो ये f इंटरनल जो है और ये f2 इंटरनल बराबर 0 के किए, निकाय के आंतरिक बल है, अतः न्यूटन के तृतीय नियम से ये क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे, आंतरिक बल है ये। ठीक है, ये क्या है, आंतरिक बल है, इसलिए ये 0 हो गए हैं। और अब देखिए न्यूटन के तृतीय नियम से f ठीक है, तो f इंटरनल बराबर होगा माइनस f2 इंटरनल f1, क्योंकि ये यहाँ पर क्या है, ये 0 है, तो इधर माइनस में भी ले जा सकते हैं। ठीक है, और इस पूरे की वैल्यू तो 0 हुई ही, तो यहाँ पर जो लिखा हुआ है हमारा ये, इसकी वैल्यू क्या है, इस पूरे की वैल्यू हमारे पास 0 हो गई है, और dp ओवर dt इक्वल टू हो गया f1 एक्सटर्नल प्लस f2 एक्सटर्नल। इन दोनों क्या है, टोटल एक्सटर्नल मान सकते हैं f। ये देखिए आगे यही क्या है, हमने माना f1 एक्सटर्नल प्लस f2 एक्सटर्नल बराबर f एक्सटर्नल, टोटल एक्सटर्नल हो गया। तो dp ओवर dt इक्वल टू क्या हो गया, f एक्सटर्नल। ये क्या हो गया, फोर्स, बाहरी फोर्स आ गया इतना, इसके बराबर। यदि बाहरी फोर्स बल मतलब कि ये f एक्सटर्नल, इसकी वैल्यू अगर 0 हो जाए तो हमारा dp ओवर dt कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ से dp ओवर dt हमारा हो गया 0। ठीक है, इधर की साइड ये क्या हो गया, dp ओवर dt हमारा 0 है, तो p इक्वल टू हम कितना लिख सकते हैं इसको, कांस्टेंट, नियतांक है मतलब। ठीक है, तो p हमारा नियतांक है, ये हमारा संवेग संरक्षण का नियम है। आगे इसमें देखिए, यदि रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत का गणितीय रूप, ये देखिए ऊपर जो p इक्वल टू हमारा क्या है, कांस्टेंट आया है, यदि ये क्या है हमारा रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत का गणितीय रूप है, तो इस सिद्धांत के अनुसार ब्राहा बल की अनुपस्थिति में किसी निकाय का संपूर्ण रेखीय संवेग संरक्षित रहता है। देखिए ब्राहा बल की अनुपस्थिति में, क्योंकि ब्राहा बल को हमने क्या किया है, 0 किया है, इसको हमने 0 रखा है, तभी हमारा ये p इक्वल टू कांस्टेंट निकल के आया है। एग्जाम्पल इसके, रॉकेट की उड़ान में क्या है, रेखीय संवेग कांस्टेंट रहता है, 2 गेंदों की टक्कर, ये इसके एग्जाम्पल हैं।